हाय एवरीवन। आज हम देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आपके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स में 2025 में पूछे गए हैं और आपके इन सभी एग्जाम्स आने वाले 2025 2026 2027 में इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये पहला प्रश्न है फाहियान के बारे में, जो कि चाइनीज़ पिलग्रिम थे जिन्होंने ट्रैवल किया था इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ। ये पूछा गया किसके रेन में आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, रेन में। और जो ये प्रश्न है ना, आपको बिल्कुल इजी लगा होगा क्योंकि आपको बेसिक बुक्स एनसीईआरटी सब में मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एनसीईआरटीज में नहीं मिलते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट कर दिए हैं। जैसे सीजीपीएससी यानी जो छत्तीसगढ़ पीसीएस है 2019, उसमें पूछा गया था कि ट्रैवल थ्रू इंडिया फाहियान हैज़ मेंशन्ड अ हॉस्पिटल। इन्होंने अपने बुक में एक हॉस्पिटल के बारे में बताया है। वो हॉस्पिटल कहाँ है लोकेटेड? इट इज़ इन पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये उसका आंसर था इस प्रश्न का। वैसे ही यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि फाहियान जो है और जो अदर ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, मोस्टली ये बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स मिलेंगे और ये अल मसूदी जो हैं वो अरब ट्रैवलर हैं अलग अलग से। बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स मतलब जो बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए इंडिया में आए थे। ठीक है, तो उनको मैच करना है कि कब कब वो आए थे इंडिया में और किसके टाइम पीरियड में आए थे। जैसे फाहियान है वो 399 से 414 एडी के आसपास आए थे। ये टाइम पीरियड आपका कौन सा है? चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का टाइम पीरियड है, जो कि 375 से 415 के आसपास ये एडी में रहे थे। फिर ह्वेनशांग जो है अनदर बुद्धिस्ट ट्रैवलर, तो आपको याद रखना है कि ये 629 से 645 एडी में आए थे। ये ऑलरेडी आपके के पीएससी ने बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, और फिर है आइसिंग। आइसिंग भी आपके 600 के आसपास एडी में आए थे और ये सभी कौन है? चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर हैं। और एच से ऐसे याद रख सकते हैं आप, ह्वेनशांग। फाहियान तो चंद्रगुप्त के टाइम पे थे। एच से आप याद रख सकते हैं ये किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पर आए हुए थे। ठीक है, अल मसूदी जो है वो 915 एडी के आसपास आए थे। ये अरब ट्रैवलर थे। वैसे ही फाहियान ने अपनी जर्नी बिगिन की थी हिज बैक टू हिज होम। वो कौन से जगह से की थी? बंगाल से ये वापस गए थे। पहले क्या होता था ना, मतलब नाव में, मतलब सी रूट से ही जाया करते थे, तो बंगाल से ये वापस गए थे। ये एसएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे ट्रिविया काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना आप यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी में देख सकते हैं। जैसे एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा है यूके ट्रिपल एससी रिपीट करती है एज इट इज़। तो ऐसे चीज़ों में आप तुक्का नहीं लगा सकते। अगर आपने वो पढ़ा है तभी आपको आ पाएगा। फाहियान हैज़ विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। ठीक है, और ये ऑलरेडी आपका देखिए वेस्ट बंगाल पीसीएस 2023 का प्रश्न है जो इस बार भी पूछा गया। इसके साथ ही मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी इम्पॉर्टेंट। यूके पीसीएस जो अपर पीसीएस है 2026 मेंस और 2027 दोनों के लिए हमने एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम निकाला है, जो कि क्या है? डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। 2026 और 2027 दोनों जो मेंस के बैचेस हैं उनके लिए ये वैलिड होगा। यानी आपको एक्सेस इसका 2027 मेंस जब तक नहीं हो जाता तब तक रहेगा। ये 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तब आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जो प्रोग्राम रखेंगे उसका फीचर्स क्या क्या आपको मिलने वाले हैं। एक तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपका हो जाएगा एक ही जगह पर। ठीक है, आपको कहीं और से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है विद अपडेटेड डेटा आपको मिल जाएगा। और साथ में जहाँ पर भी ज़रूरी होगा ना, मैं अपने हैंड रिटन आपको मटेरियल दे दूँगी। आंसर जो होंगे वो हाथ से लिखकर दे दूँगी, ताकि आपको जो एआई की बायसनेस आ जाती है, जैसे हम कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में या ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ प्रश्न लिखते हैं, तो एआई की जो बायसनेस है वेस्टर्न कंट्रीज़ और उनके ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ रहती है। वैसे ही अगर कोई रिलीजियस बिलीव है उसमें कुछ और ही कॉन्टेक्स्ट में जो आपका देखेंगे, तो चैट जीपीटी वगैरह आंसर देते हैं। तो उससे हटकर अगर मुझे जैसे आपको स्पेशलाइज्ड और कस्टमाइज्ड आंसर बनाना है जिसमें आपके बिल्कुल अपडेटेड डेटा फैक्ट्स होंगे, वो सब मैं हैंड रिटन फॉर्म में भी आपको दे दूँगी। ठीक है, और डेली क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और विद मॉडल आंसर्स। ठीक है, मॉडल आंसर आपके टाइप्ड भी हो सकते हैं और हैंड रिटन भी हो सकते हैं। जैसा आपको सही लगेगा उन दोनों फॉर्म में आप एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ पर ये डायग्राम्स कहाँ पे कौन सा बनाना है वो सब मैं आपको उसका आइडिया बताते रहूँगी बीच बीच में। आपके जो एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं
जैसे कोई मॉडल आंसर है, मुझे पर्टिकुलरली लगेगा कि आपको टफ पड़ेगा ऐसे आंसर करने में, समझने में टफ पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी ये वीडियोस भी आएंगी। और इसके साथ में बीच में आपका प्रीलिम ब्रेक रहेगा, एक तो इस साल का प्रीलिम्स ब्रेक रहेगा और एक अगले साल जब 2027 में आप देंगे तो उस साल का प्रीलिम्स का ब्रेक रहेगा, ताकि आप जो है ओवरबर्डन ना हो जाए कि प्रीलिम्स पढ़े या फिर मेंस की डेली आंसर राइटिंग करें। इवैल्यूएशन, फीडबैक और डाउट रिजोल्यूशन आपका इसमें पूरा मिलेगा। आपके जो चेक्ड आंसर कॉपीज़ हैं, जो भी आप मुझे सबमिट करेंगे लिखकर विद इन 48 आवर्स, यानी कि 2 दिनों के भीतर मैं आपको चेक करके उन्हें दे दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में या जो कम्युनिकेशन है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट, डेली प्रिपरेशन सपोर्ट जो है आपको मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड मिलेगा। उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, देखिए पहले रिवाइज करना पड़ेगा आपको टॉपिक एडवांस में, क्योंकि मैं आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी या आंसर राइटिंग का टॉपिक दे दूंगी, ठीक है। जो बेसिक बुक्स से है वो तो मैं आपको वैसे दे दूंगी। अगर कोई स्टैंडर्ड टॉपिक है जिस पर आपको कहीं से मटेरियल वैसे नहीं मिल सकता, वो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उसको रिवाइज करके आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा नेक्स्ट डे वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको फिर मेरा जो मॉडल आंसर है वो देखना है, ताकि आपका जो एक फुल्ली आंसर बनना चाहिए सटीक वाला वो बन जाए। ओके, फिर सेल्फ असेस आप इससे कर पाएंगे। ऑथेंटिक अपडेटेड डेटा जैसे मैंने कहा था वो रहेगा, और अपडेटेड डेटा सपोर्ट फॉर 2027 मेंस मिल जाएगा आपको। देखिए 2 बैचेस हैं आपके पास, 2 बैचेस मतलब एक तो 2026 का मेंस का बैच है, ठीक है। उसके बाद आपको 2027 का मेंस का बैच, उन दोनों का एक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों का एक्सेस आपको एक ही उसमें मिल जाएगा। जो भी वहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग होगी ऑटोमेटिकली आप उसके हकदार होंगे। फिर आपको ज्वाइन किसको करना चाहिए, अब जैसे देखिए आपने थोड़ा बहुत सीखा है, नहीं भी सीखा है तो बिल्कुल बेसिक से हम इसको करेंगे, क्योंकि मैं एक ओरिएंटेशन क्लास लूँगी आपकी। ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है और जो टेल वर्ड्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। टेल वर्ड्स को कैसे हैंडल करना है और किस टेल वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। उस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ताकि आप वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें लिख पाएँ। तो आपका ये होगा, फ़ी आपकी 999 रहेगी। और प्रोग्राम शेड्यूल कैसा रहेगा, देखिए मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग का क्योंकि फॉर्मेट है, तो हमको सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं और बोर भी नहीं होना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट्स को लेंगे साथ में, और मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी ना, ताकि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं मीडियम पॉइंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे बिल्कुल। ओके, अल्टरनेटिव डेज में ये होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने डे 1 में हिंदी किया है, फिर डे 2 में आपका जीएस पेपर 1 होगा। उसका जो मुझे लगेगा कि ज्योग्राफी डालनी है, हिस्ट्री डालनी है, या आज का कौन सा है वो हम देखेंगे, ठीक है। फिर जीएस पेपर 2nd, फिर 3rd, 4th, इस तरीके से होगा अल्टरनेटिव डे में, और यही रिपीट होगा फिर 8th डे से, ठीक है। आफ्टर 7 डे साइकिल से ये हो जाएगा। और जो ऐसे है ना, वो आपका एवरी 15 डे में मैं एक ऐसे करवाऊंगी, क्योंकि आपको काफ़ी प्रोडक्टिव इसमें डील करना है, थोड़ा जीएस की नॉलेज भी इसमें आपको इस्तेमाल में लानी है। तो इस वजह से प्रोडक्टिव और काफ़ी क्वालिटी ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मतलब आपका जो आपने विद इन लिमिट लिखा है उसमें आपका जितना हाई स्कोर हो सकता है वो बन जाए। फिर ऐसे शेड्यूल जो है वो 15 डेज़ का ही रहेगा। इसमें आपको मॉडल एसेज मिलेंगे। ये है ब्रोशर, इसमें आपका जो टेलीग्राम का लिंक है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसे विजिट ऑफ फाहियान कब हुआ था, 5th सेंचुरी एडी में हुआ था। अब कैसे आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, पहले कौन आया था बाद में कौन आया था, तो एटलीस्ट सेंचुरी आप याद रख सकते हैं, या फिर राजा का जो रेन है, जो किंग वहाँ पर था या एम्पायर था, उसके हिसाब से भी याद रख सकते हैं। तो चंद्रगुप्त सेकेंड है, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं, जो कि गुप्त एम्पायर के थे। और अगर हम देखें तो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम अकाउंट जो कि फाहियान ने छोड़ा था, उसी से ही हमें इनके बारे में पता लगता है। इनका ट्रैवल अकाउंट जो था वो कौन सा था, फोजियोजी, ओके, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, सॉरी। सो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम इन्होंने इसमें दिया था, ठीक है। फिर अराउंड 9 ईयर्स ये रहे थे, तो 5-4 लगभग 5 ईयर्स ये गुप्ता टेरिटरी में, और बाद में जो बचा हुआ टाइम था इन्होंने पाटलिपुत्र में रहे हुए थे, ओके। एंड देन कलेक्शन ऑफ बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट इन्होंने यहाँ पर किया था। इंडिया आने का मेन मकसद ही इनका यही था।
फिर रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस इन्होंने रखा, तो इन्होंने देखा कि जो हमारा गैंजेटिक वैली है या नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन मोस्टली इन गुप्ता एम्पायर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाता था। ओके, एंड सोशल सेग्रीगेशन और एक्सक्लूजन के बारे में इन्होंने बताया था, और ये बताया था कि अनटचेबल्स को जो है आउटसाइड सेटलमेंट्स दिए गए थे। ओके, और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस में इन्होंने कहा था कि गुप्ता पीरियड की जो सोसाइटी थी, रिलीजन और सोशल स्ट्रक्चर, उसके बारे में इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें दी थी। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था ये भी उन्होंने बताया था। अब थोड़ा गुप्त रूलर्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस बार चंद्रगुप्त सेकंड से प्रश्न आया है, तो किसी और से भी आ सकता है। जैसे समुद्रगुप्त से बन जाएगा, कुमार गुप्त से बन जाएगा, जैसे अभी नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो न्यूज़ में है, तो उससे रिलेटेड कोई प्रश्न बन जाएगा, वो देखते हैं हम। जैसे गुप्त रूलर्स हैं, तो गुप्ता अंपायर के फाउंडर कौन माने जाते हैं? श्रीगुप्त को माना जाता है। फिर उनके सन थे कौन? घटोत्कच, वो इनके सक्सेसर रहे थे। ठीक है, इन्होंने कुछ टाइटल्स भी लिए थे जैसे महाराजा। ये ट्रिविया आपको याद नहीं रखना है। ओके, आपको सिर्फ फाउंडर पता होने चाहिए और एक उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि कब आए थे। और पॉलिटिकल स्टेटस इनका क्या था? फ्यूडेटरीज इनको पहले माना गया था। ओके, फ्यूडेटरीज क्या होते हैं? जो पहले किसी राज्य में काम कर चुके हों। ठीक है, तो अर्ली फेज ऑफ गुप्ता पावर ये था। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट को देखें तो वो आए, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो टाइटल लिया था वो था महाराजा धीराज, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता रूलर इनको माना जाता है। इन्होंने अपने ऊपर ये टाइटल दिया था। फिर इनका जो रेन है वो भी याद रखना है आपको, 319 टू 350 एडी के आसपास ये रहे थे। और इन्होंने जो है मैरिज अलायंसेस रखी थी, कुमार देवी और लिच्छवी प्रिंसेस ये थी। अब अगर हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये पूछेंगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो पैरेलल थे कुमार देवी के, तो आपको पता होगा कि ये इनकी वाइफ थी और लिच्छवी प्रिंसेस थी। और इसी से ही हमें पता लगता है कि एक गौतम बुद्ध का जो क्लैन था उसके बारे में। तो आ जाता है कि बताइए, डायरेक्ट इनका कंटेम्प्रेरी नहीं भी पूछेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, थर्ड के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, ऐसे कंफ्यूज करके आपको दे सकते हैं कि जो बुद्ध थे, हमारे गौतम बुद्ध, वो किसके कंटेम्परेरी थे। या महावीर वर्धमान जो जैनिज्म के जो तीर्थंकर माने जाते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो वो किसके पैरेलल थे। ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है, आपके कंटेम्परेरी रूलर्स और उनके आसपास जो लीडर्स थे उनके बारे में प्रश्न बन जाते हैं। ओके, कॉइन्स जो हैं, इनके नाम के कॉइन्स भी निकाले थे इन्होंने। और लिटरेरी रेफरेंस जो है कामुदी महोत्सव, जो कि एक संस्कृत प्ले है, उससे भी गुप्ता रूलर्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, टेरिटरी ये कहाँ से रूल कर रहे थे? मगध से कर रहे थे। ठीक है, और कैपिटल इनकी पाटलिपुत्र थी। अभी हम और डिटेल में देखेंगे इनकी कैपिटल्स और जो मैप है उसको। समुद्रगुप्त आए, फिर समुद्रगुप्त मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी एक्सपेंशन किया था अपने एम्पायर का। और नेपोलियन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। अब देखिए, नेपोलियन ऑफ इंडिया ऐसा वेस्ट की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियंस और जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं वो ज़्यादातर इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। बल्कि ये जो है नेपोलियन से काफ़ी पहले थे, तो नेपोलियन को क्या कहना चाहिए? समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप कहना चाहिए। ठीक है, लेकिन उल्टा बोला जाता है। और वैष्णविज्म इन्होंने अपनाया था। ठीक है, इनका टाइटल क्या था? लिच्छवी दोहित्र। दोहित्र मीन्स इनके कौन थे? बेटे थे। जो लिच्छवी प्रिंसेस हैं कुमार देवी, उनके बेटे थे समुद्रगुप्त, इसलिए कहा गया। और इनका एक इम्पॉर्टेंट नाम याद रखना है इनसे रिलेटेड, वो है हरि सेन, जो कि इनके कोर्ट पोइट थे। इनके जो वर्क है ना, उनके ऊपर बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त की काफ़ी प्रशंसा की है, यानी उन्हें काफ़ी प्रेज़ किया है कि इन्होंने इतना एक्सपेंशन किया है एम्पायर का, और इतने इतने जो राजा हैं वो इनके अंदर में हैं अभी भी। ठीक है, तो इस तरीके के इन्होंने एक प्रयाग प्रशस्ति दी थी, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं। फिर चंद्रगुप्त सेकंड जो है विक्रमादित्य, वो आए जिनके टाइम पर हुइनशांग यहाँ आए थे। ओके, और इन्हें सिम्हवी कर्म भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी है और ये भी है। इन्होंने काफ़ी कॉइन्स निकाले थे, जैसे गोल्ड और दिनार। आपको पता होगा गुप्ता टाइम पर वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल्ड कॉइन्स हमारे मिलते हैं। और मेहरूली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस इनसे रिलेटेड माना जाता है कि इन्होंने जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम का ये है। ये प्रश्न बार बार यूपीएससी में पूछे जाते हैं, कौन सा? इंस्क्रिप्शंस को लेकर। तो हर एक किंग से रिलेटेड जो भी इंस्क्रिप्शंस हैं वो आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है
कुमार गुप्त का रेन। और कुमार गुप्त जो हैं उन्होंने अपने रिलीजियस एफिलिएशंस क्या रखी थी, ये कार्तिकेय को जो है वर्शिप करते थे। कार्तिकेय कौन है, वो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। और फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी किसने रखी थी, किसके टाइम पीरियड में रखी गई थी, कुमार गुप्त। दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है और अभी भी ये आने के चांसेस हैं क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी आपके न्यूज़ में है। नेक्स्ट वन इज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के टाइम पर हुण इन्वेजन हुए थे। ठीक है, इन्वेजन्स पर काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर कौन आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर कौन आया था और उन्होंने दिल्ली तक जो है इन्वेजन्स किए थे या नहीं, इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं। सो ऐसे ही इन्वेजन्स पर भी ध्यान रखना है, आ सकते हैं प्रश्न। और इन्होंने क्या किया था, हुणों को हरा दिया था। ओके, एंड देन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है, याद रखना है। और इन्होंने क्या किया था, सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। एक सुदर्शन लेक से रिलेटेड और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड वही जो रूलर हैं, एक और है इम्पॉर्टेंट। एंड देन लास्ट स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूलर इनको माना जाता है। और जो नरसिम्हा गुप्त हैं, जिसे बालादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने बाद में जो है बुद्धिज़्म को अपना लिया था और ह्वेन सांग ने भी इन्हें मेंशन किया है। इन्होंने मिहिर कुल को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। टेरिटोरियल रीजन दिए हुए हैं एंड रिवर फ्लोइंग इन द रीजन है। तो हमें देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है अस्माक जो कि गोदावरी दे रखा है, काम्बोज विपास, अवंती महानदी, कौशल जो है वो सरयू। अब इनमें से देखना है कि कितने आपके सही हैं कितने गलत हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर्स इनमें से कोई करेक्ट है और ओनली 3 और ऑल ऑफ द 4। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको आंसर को कि कौन सा मैच्ड है और कौन सा नहीं है। लेट्स सी। अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका मैप है, यहाँ पर आपको अशमाक दिख रहा होगा। अशमाक के बीचों बीच में यहाँ से कहाँ जा रही है, गोदावरी रिवर आपकी फ्लो कर रही है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप देखिए अस्माक के आसपास के जो टाउन है जैसे प्रतिष्ठान है, पोटाना है, अभी हम इनके कैपिटल्स भी देखेंगे और सभी के भी। बाकी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या है, अशमाक है जो कि गोदावरी बिल्कुल सही मैच्ड है और कौशल का सरयू बिल्कुल सही मैच्ड है। कंबोज, तो यहाँ पर कंबोज आपको विपास के आसपास नहीं दिख रहा होगा। विपास किसको कहते हैं, वो कहते हैं ब्यास नदी जो कि आपको इस रीजन में मिलेगी, लेकिन काम्बोज यहाँ रह गया, तो ये वाला पेयर हमारा गलत था। और जो चौथा हमें जनपद दिया हुआ था महाजनपद, वो था अवंती। अवंती आपका यहाँ पर है और उसको मैच्ड किया हुआ था महानदी से। अवंती यहाँ है, महानदी यहाँ है, तो ये आपका क्या होगा, ये पेयर भी आपका मैच्ड नहीं है। तो क्या हो रहा है कि महाजनपद जहाँ जहाँ पर है वहाँ से क्या कोई फिजिकल फीचर या ज्योग्राफी का कोई फीचर पड़ता है इंपॉर्टेंट, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगली बार पूछ सकते हैं कि कैपिटल बताइए, इंपॉर्टेंट सिटी बताइए जो महाजनपद की थी। तो अगर हम देखें यहाँ पे कंबोज है, गांधार है, अगली बार इनसे कुछ प्रश्न आ सकता है कि गांधार में कौन सी रिवर है, तो आसपास आपको ये दिख रही है इंडस रिवर, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, चेनाब, झेलम, इस तरीके से। फिर कुरु यहाँ पर हो गया, पांचाल यहाँ पर हो गया, ठीक है, और कौशल ये है, फिर सुरसेन है और मल्ल ये क्षेत्र है, वत्स है, मत्स्य है, मत्स्य देखिए राजस्थान में है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। काशी ये है, मगध है, अंग और वृज्जी, या फिर इसको वज्जी भी बोल देते हैं, ठीक है, वज्जी साम्राज्य भी बोलते हैं। और ये छेदी है, छेदी की जो कैपिटल है वो कौन सी है, विदिशा। इनकी कैपिटल्स ही ज़्यादातर पूछी जाएंगी, जैसे यूपीपीएससी में भी कई बार इनकी कैपिटल्स को पूछा गया है। अभी देखें तो अशमाक जो है गोदावरी से और मंजीरा दोनों से मैच्ड हो सकता है, अगर मंजीरा भी आता है तो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए कि अस्माक जो है ना ओनली सदर्न महाजनपद है जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है। फिर है कंबोज। कंबोज जो है विपास से मेंशन जो मैच है वो नहीं है, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, कश्मीर, हिंद कुश का एरिया हमने देखा अभी कंबोज का, लेकिन जो विपास है ना वो वत्स और कुरु रीजन से बहती है। अब अगली बार के लिए याद रखना है कि जो विपास यानी ब्यास रिवर है वो वत्स और कुरु रीजन की है, ना कि रीजन मतलब कुरु महाजनपद अगर होता तो वो बिल्कुल सही होता, लेकिन कंबोज का गलत हो गया। अवंती जो है वो महानदी से मैच नहीं है, बल्कि हमने देखा था नर्मदा और बेतवा रिवर वहाँ पर बह रही है। एक बार और देख लेते हैं मैप को। तो आप देखिए अवंती ये है, ये वाला, इसकी सबसे
जो नज़दीकी, इतना ही नहीं होगा अवंती, इधर भी फैला हुआ होगा, तो नर्मदा और तापी इसके नज़दीक वाली है, जबकि महानदी यहाँ रह गई। ओके, कौशल जो है वो सरयू से बिल्कुल मैच्ड है, और अयोध्या कौशल की क्या थी, कैपिटल थी। सरयू रिवर जो है फ्रिक्वेंटली आपको रामायण में देखने को मिलेगी, मेंशन मिलेगा इसका, इसलिए भी इसको कौशल से हम रिलेट कर सकते हैं। अदर पीवाईक्यूज अगर हम देखें तो मत्स्य महाजनपद के बारे में पूछा गया था, दैट 6th सेंचुरी BC में ये कहाँ पर अभी मॉडर्न डे इंडिया में है, तो मत्स्य महाजनपद हमने देखा था राजस्थान वाले इलाके में है। फिर कैपिटल जो है इसकी विराट नगर है, या विराट नगरी भी इसको कहते हैं, और बाद में जो है ये मत्स्य महाजनपद छेदी जो महाजनपद है उनके कंट्रोल में आ गया था। ये प्रश्न आपका UPPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था। फिर है विच महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज एन एरिस्टोक्रेटिक ओलिगार्किक रिपब्लिक। ओलिगार्किक रिपब्लिक की अगर बात करें तो तब क्या होता था, कन्फेडरेसी होती थी और गण और संघ बने हुए थे। तो जो ऐसे 8 क्लैंस थी ना, उनके ये गण संघ बने हुए थे, और उनमें से जैसे लिच्छवीज है, विदेहा है, और ये सब जो क्लैंस हैं ये गण संघ बने हुए थे, उनके कुछ नाम हैं। तो ऐसे ही लिच्छवीज आपको पता होगा, गौतम बुद्ध जो हैं वो उसके प्रिंस रहे हुए थे लिच्छवी क्लैन के बाद में। और जो ये प्रश्न है ना, वो वज्जी इसका आंसर है, और वज्जी के बारे में बार बार यही प्रश्न आपका NDA 2025 में भी आया हुआ है, और WBPSC 2023 में आया हुआ है, CDS में भी ये पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बैंक, जैसे UPSC का NDA का क्वेश्चन बैंक हो गया, CDS का क्वेश्चन बैंक हो गया, तो उन्हीं में से ऐसे जैसे इस साल के लिए सिलेक्टेड प्रश्न होंगे तो दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, मैच द महाजनपदास विद देयर किंग्स, ये आया हुआ है MPSC यानी कि महाराष्ट्र PSC का 2017 का प्रश्न है। मैच करने के लिए आया हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर ही लिख दिए। जो कौशल थे उसके किंग कौन थे, प्रसेनजीत। आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तब आपको ये ढंग से याद हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी, जो हमारी डिटेल्ड वीडियोज़ होंगी इन सब पर, ताकि आपको ईजिली रिमेंबर हो जाए। नेक्स्ट इज मगध। मगध का अगर देखें तो बिंबिसार इनके किंग हैं, वत्स के उदयन हैं, और अवंती जो हैं उसके प्रद्योत हैं, किंग प्रद्योत। और इनके साथ साथ में इनके कंटेम्परेरी कौन थे एक दूसरे के, वो भी प्रश्न बन जाते हैं, और ये भी बनते हैं कि बुद्ध और महावीर के कौन से कंटेम्परेरी किंग्स थे। फिर लार्जेस्ट महाजनपदा वन ऑफ कौन सा है, अवंती है। और महाजनपदा और कैपिटल को मिलाने के लिए आया था UPPSC 2020 में। तो देखिए महाजनपद वाला जो टॉपिक है UPPSC में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, UPSC में भी अब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस तरीके से, कैपिटल कौन सी है, रिवर कौन सी है, तो ये टॉपिक अब छोड़ना नहीं है। कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, अश्माक जो है उसकी पोटली या पोटना वहाँ पर लिखा हुआ था। ठीक है, इसको POTANE भी आप कह सकते हो, जो अभी हमने ऊपर देखा था। तो प्री मौर्यन टाइम का अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें चल रही थी, जैसे वर्ल्ड लेवल पर तो देखें तो डेमोक्रेसी कहाँ पर आई हुई थी, एथेंस और ग्रीस में। यहाँ पर अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था, यहाँ पर कुछ कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला था, जैसे हमारे यहाँ क्लैंस, रिपब्लिक क्लैंस देखने को मिली थी वैसा। तो वर्ल्ड में क्या चल रहा था वो भी हो गया। 6th सेंचुरी में एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आयरन स्टार्ट हुआ था इस ईस्टर्न UP में और वेस्टर्न बिहार में। तो यहाँ पर वॉरियर क्लैंस आ गई थी। वॉरियर क्लैंस कैसे आएंगी, क्योंकि आयरन का यूज़ होने लग गया था, तो इससे क्या हो सकता था, बेटर क्वालिटी के जो हमारे टूल्स हैं और वेपन्स हैं जैसे तलवार वगैरह वो बन पाती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ये क्लास आ गई। फिर महाजनपदास अगर देखें तो 16 होते हैं इनके इम्पॉर्टेंट महाजनपद, जिनकी कैपिटल्स पूछी जा सकती है, वो मैंने लिखी है। कौशल की श्रावस्ती है, मल्ल की खुशीनरा है, और पंचाल जो है उसकी 2 कैपिटल है, एक है वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। एक वेस्टर्न जो है वो अचित्र है और ईस्टर्न है काम्पिल्य। तो इनमें आपको ध्यान रखना है। फिर है हरियंका डायनेस्टी। तो हरियंका डायनेस्टी किसके पैरेलल थी, या कोई इन्वेजन हुए थे उसके टाइम पे, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो दारियस थर्ड जो थे वो इनके कंटेम्परेरी थे, और सर्क्सियस जो कि ईरानियन थे। ठीक है, तो ये इनके कंटेम्परेरी थे, और दारियस थर्ड जो थे वो अलेक्जेंडर के भी कंटेम्परेरी थे उस टाइम पर। और अजात शत्रु के मिनिस्टर जो हैं वो कौन से रहे हुए थे, वर्षकारा रहे हुए थे। ये इंपॉर्टेंट एक नोट है जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ताकि आपको कुछ कुछ जो अनटच्ड एरियाज है ना जिनसे प्रश्न बन सकते हैं वो ऐसे लिख दिए गए हैं। ओके,
तो अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी उस टाइम पे रही हुई थी, क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेंशन किए थे, अपने ही आसपास के महाजनपदों को अनेक्स किया था अपने किंगडम में। नेक्स्ट, ओनली कौशल एंड मगध हेरिडिटरी मोनार्क रहे हुए थे, ये याद रखना है, कौशल और मगध। बाकी जो थे वो गण और संघ के रूप में आपको मिलेगा। और जो ये गण और संघ का जो ट्रेडिशन था, यानी रिपब्लिक क्लैंस का, वो गुप्ता टाइम पर आकर ख़त्म हो गया था। ये तो आपका प्री मौर्यन एज चल रहा है, फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आती है, तो कहीं उसके बाद फिर पोस्ट मौर्यन टाइम चलता है, उसके बाद गुप्ता पीरियड आता है, जो अभी हमने देखा था श्रीगुप्त, गुप्त किंगडम के फाउंडर थे। तो उन्होंने क्या किया था, गुप्त टाइम पर आकर ये गण संघ वाला आपका रिपब्लिक आइडिया जो था खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि गुप्त खुद ही फ्यूडेटरीज थे और इनके अंदर आते आते सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बढ़ गया था, यानी कि किंग जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी उस टाइम पर था। फिर महाजनपदास और उनकी ऐसे कैपिटल्स मैंने दे दी है। अभी ये हमने देख ली थी। काम्बोज की अगर आप देखें तो राजपुर है, और वज्जे की वैशाली है, और अंग की चंपा है, वत्स्य की कौशाम्बी है, और फिर काशी का बनारस है। अवंती का अगर हम देखें तो अभी मॉडर्न एज के टाउन्स भी आपको इनमें नाम में आ जाएगा। उज्जैन और माहिष्मती, इसके दो हैं, याद रखना है। अवंती की नॉर्थ और साउथ कैपिटल है उज्जैन और माहिष्मती। मगध की ग्रीवरज्जा है, ठीक है। फिर बाद में आकर ना ये इस जो मगध है जब और रूलर्स के अंडर में आया तो पाटलिपुत्र भी इसकी बन गई थी। छेदी की सुक्तिमती है, ये भी आ सकता है कि छेदी की बताइए। और पांचाल के हमने देखा, ये सब हम देख चुके हैं। और एक गांधार हमारा बचा हुआ है, ये कौन सी है? तक्षशिला। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इन कहाँ पर ये सेटअप किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पुलस्कर। इन कहाँ पर ये सेटअप किया गया था? तो देखिए, फर्स्ट के बारे में पूछा गया, तो अब ऐसे टाइप के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट और लार्जेस्ट। तो इन वर्ड्स पर आपको फोकस करना है जब भी आप बुक पढ़े या करंट अफेयर्स पढ़े कहीं से भी। तो ये कहाँ पर क्या था? पहला जो था 1901 की बात चल रही है, तो ये लाहौर का था, जो कि क्या है? प्रथम गंधर्व महाविद्यालय है, जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय है, और विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा इसे 1901 में कहाँ स्थापित किया गया था? लाहौर में। तो फर्स्ट है ये। और यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है वो भी देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दोनों में है, जैसे म्यूज़िक और डांस में अगर देखें तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल यहाँ पर सिखाए जाते हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल जैसे सितार, बांसुरी वगैरह ये सब सिखाया जाता है। और डांस में कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये सब यहाँ पर सिखाया जाता है। आपको सिर्फ एक कीवर्ड याद रखना है कि आखिर इसका गंधर्व महाविद्यालय में क्या क्या कोर्सेज हैं म्यूज़िक और डांस को लेकर। दैट्स इट। इतना सब कुछ आपको ट्रिविया नहीं पढ़ना है, तो आपको बस वहीं तक आपको स्टॉप कर देना है जितना कि हमारा पूछे जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अशोकन इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट दैट द प्रादेशिका, राजुका एंड युक्ता वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द, कौन से लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे? तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो प्रादेशिक, राजुक और युक्त, इन तीनों में से राजुक आपको याद होगा। राजुक जो होता था वो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता था, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब और इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे मौर्यन एज जब चल रही थी, क्योंकि ये मौर्यन टाइम का है, अशोक के बारे में एक ना एक प्रश्न ज़रूर बनता है हर एक पेपर में। जीएस का कोई भी पेपर हो, अशोक के बारे में या मौर्यन डायनेस्टी का एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो मौर्यन एज का अगर हम देखें तो 322 से लेकर कितना है ये, 185 BCE के आसपास ये रहा था। ये आपका कंटेम्प्रेरी, जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रही थी ना, उसके कंटेम्प्रेरी आपका चल रहा था उस टाइम पर। अगर हम देखें तो बाद में इंडिया पर काफ़ी इन्वेजन्स होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई थी। जो पहले चाइना पर इन्वेजन करते थे वो इसकी वजह से रुक गए और फिर इंडिया की तरफ आने लग गए। अगर आप देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से भी और आपका ईस्टर्न यूरोप से भी ऐसा हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर देखें तो याद रखना है, इनके कोर्ट में 6 कमिटीज़ थी। वो कमिटीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इनके कीवर्ड्स कुछ हैं कि 6 कमिटीज़ अगर आ गया
किसके टाइम पर थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर थी, जो कि सेंट्रल यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी कौन थे? किंग उसको सपोर्ट करती थी एडमिनिस्ट्रेशन में। और विशाख दत्त, वो याद रखना है, चंद्रगुप्त के टाइम के स्कॉलर थे। और एक और याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है, कौन सा? परिशिष्ट परवना, जो कि जैनिज्म से रिलेटेड है। ये किसने लिखा है? ये हेमचंद्र ने लिखा है। ओके, ये चंद्रगुप्त के टाइम पर ही लिखा गया था। ऐसे जो टेक्स्ट है ना, जैनिज्म बुद्धिज्म के टेक्स्ट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फिर है बिम्बिसार, ग्रीक प्रिंसेस ने इनको क्या किया था? काफ़ी एडमायर किया था, बिम्बिसार को काफ़ी मानते थे उस टाइम पे। इन्होंने इनके साथ में अच्छे रिलेशंस रखे थे। इसलिए हो सकता है कि ऐसा बन सकता है कोई भी कि आप बताइए, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने ग्रीक प्रिंसेस के साथ में अच्छे रिलेशन रखे थे, तो वो गलत हो जाएगा। बिम्बिसार यहाँ पर इनका यूनिक कीवर्ड है इनसे रिलेटेड। और अशोक जो है वो, उनके बारे में तो हर चीज़ आपको आनी चाहिए। कौन सा? 273 टू 232 BCE के आसपास है ये। और ये वर्ड जो है ना, स्टेट PSCs में काफ़ी बार ये पूछा गया है कि किसने ऐसा कहा था, किसने डिक्लेयर किया था। और इनके कुछ पिलर एडिक्ट्स रहे हुए हैं और रॉक एडिक्ट्स भी रहे हुए हैं, मेजर और माइनर। सो इनके पिलर एडिक्ट्स में अशोक के धम्म के बारे में भी बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि अवॉइड करो क्रूएलिटी टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, कुछ दिनों पर इनकी किलिंग पर बैन भी लगाया गया था। और मेजर रॉक एडिक्ट्स, जैसे इनके नंबर्स पूछे जाते हैं, मैं आपको अभी ऐसे बहुत सारे प्रश्न दिखाऊंगी जो स्टेट PSCs में भी पूछे गए हैं और UPSC एग्जाम्स में भी। तो मेजर रॉक एडिक्ट्स जैसे हैं, तो एक में क्या दिया हुआ है, जो रॉक एडिक्ट 1 है मेजर वाला, उसमें बोला गया है कि प्रोहिबिट करो एनिमल स्लॉटर एंड बैन फेस्टिव गैदरिंग। ओके। और दूसरे में पांड्यास के बारे में बताया गया है। ये फेवरेट प्रश्न है और ये UPSC ने भी पूछा गया है। देखिए इसमें क्या है, ऐसा पूछते हैं कि बताइए जो अशोक के मेजर इंस्क्रिप्शंस हैं या एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं या पिलर एडिक्ट हैं, उनमें जो अदर किंग्स हैं उनका मेंशन है या नहीं है। ज़्यादातर रहता है कि एक तो आपके साउथ के किंगडम्स हैं उनके राज्यों का मेंशन है या नहीं। तो इस तरीके से अगर पांड्याज मेंशन है तो मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड में इन्होंने इन्हें मेंशन किया है अपने एडिक्ट्स में। और सत्यपुरास और केरला पुत्रस, इनको भी इन्होंने मेंशन किया। देखिए साउथ की डायनेस्टीज हैं, ब्राह्मण्स, युक्तास, प्रादेशिका और राजुका। इसी को लेकर प्रश्न इस बार बना था आपके UPSC 2025 में, जो हमने अभी देखा। ब्राह्मण्स, युक्तास, प्रादेशिका और राजुका, ये क्या है? आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं। फिर है धम्म घोष ओवर भेरी घोष। इन्होंने बोला था कि हमें वॉर को छोड़कर, भेरी घोष को छोड़कर, धम्म घोष यानी कि पीसफुल जो इन्होंने मार्ग अपने धम्म में बताया था, उस पर हमें क्या करना है? चलना है, ना कि वॉर को छोड़कर। जब आप देखेंगे अशोक ने कलिंग वॉर किया था, उसके बाद इन्हें काफ़ी पछतावा हुआ था, तो इन्होंने इसकी तरफ, पीसफुल सोसाइटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। और ये थोड़ा सा बुद्धिज़्म को भी प्रेस करने लगे थे। आप मुझे बताएंगे कि अशोक का धम्म जो है वो एक रिलीजियस सेक्ट है या फिर नहीं, या कुछ और है। फिफ्थ जो है वो है धम्म महामात्यास, जो है उनको भेजा था इन्होंने। और इनकी यात्रा भेजी थी किस लिए? बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। स्लेव राइट्स पर बात की थी, वेलफेयर पर इन्होंने बात की है आपके एडिक्ट 6 में। तो जो इम्पॉर्टेंट एडिक्ट्स है ना, जो याद रखने हैं, वो आपके ये हैं। जो रेड मार्क हैं वो तो है ही, और ये वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 8th जो है, इन्होंने कहा कि बोध गया पर इन्होंने विजिट किया था, और बोधि ट्री भी इन्होंने विजिट किया था। फर्स्ट धम्म यात्रा इसको इन्होंने कहा। तो ये अभी तक पूछा नहीं गया है। आप देखिए कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से एडिक्ट में ऐसा है, तो 8th वाला है। फिर 9th में इन्होंने पॉपुलर सेरेमनीज, जिनमें कि ये एनिमल किलिंग वगैरह और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस वगैरह होते थे, रिचुअलिस्ट, तो उनको बंद करने के लिए कहा था, तो उसको कंडेम किया था इन्होंने। 10th जो है डिसअप्रूव किया इंडिविजुअल डिज़ायर को, मतलब इंडिविजुअल डिज़ायर से ऊपर उठकर सोचिए, ऐसा ये चाहते थे। 13th जो है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये ऑलरेडी PYQ है। 13th मेजर रॉक एडिक्ट में आपका कलिंग विक्ट्री ऑफ अशोका के बारे में दिया गया है। इन्होंने कलिंग के राजा को हरा दिया था और कलिंग को अनेक्स कर लिया था। और धम्म विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग्स, इनके बारे में भी बात की है कि इन्होंने धम्म विक्ट्री, मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे, धम्म घोष, यानी पीसफुल मीन्स से ग्रीक किंग्स को इन्होंने अपनी तरफ किया था। और मेंशन किया था इसमें
पांड्या और चोला के बारे में यहाँ पर भी मेंशन है, और यहाँ पर चोला डायनेस्टी के बारे में भी मेंशन है। इंस्क्रिप्शंस एनग्रेविंग्स 14 में इस पर इन्होंने बात की है। सो अशोक ऐसे पहले किंग थे, ऐसे एम्परर थे जिन्होंने अपने पिलर्स के थ्रू लोगों से बात करना स्टार्ट किया था, अपने बारे में वैलिडिटी देना स्टार्ट किया था कि मुझे जो राइट्स हैं वो किस वजह से हैं, और मैं आपसे क्या चाहता हूँ और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो ऐसे कॉन्वर्जेशंस जो हैं ये अशोक ने ही करनी स्टार्ट की थी। ओके, अभी आगे हम देख लेते हैं थोड़ा अशोक के एडिक्ट्स के बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका कहीं से नहीं आएगा। ओके, अशोक पिलर एडिक्ट्स क्या थे? ये मोनोलिथिक थे, पॉलिश्ड थे और सैंडस्टोन के भी बने हुए थे। 7 मेजर पिलर एडिक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये पिलर एडिक्ट की बात कर रहे हैं। जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे वो रॉक एडिक्ट थे। ओके, पिलर कैसे होंगे? ऐसे होंगे खड़े हुए, या इस तरीके से पिलर एडिक्ट बने होंगे। और रॉक एडिक्ट मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से शेप के होंगे। ओके, ऑल्दो जो ये पिलर एडिक्ट्स हैं वो कौन से हैं? मोनोलिथिक है, मतलब एक ही पत्थर के बने हुए हैं। ओके, तोपरा पर एक ऐसा है, आपको अंबाला हरियाणा में इधर मिल जाएगा, और सांची में है, सारनाथ में है, मेरठ में है, कौशाम्बी में है, रामपुरा में है, चंपारण और निगाली सागर और लौरिया अरेरेज में है। ठीक है, ये ARE है। ओके, और लौरिया नंदनगढ़ में है। ये यहाँ पर नंदनगढ़ होगा इसको। फिर अमरावती पर देखें तो आपका HPSC यानी कि हरियाणा PCS में पूछा गया था ये। अमरावती में ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शंस इज फाउंड, जो है यहाँ पर मिलता है, नॉट अ पिलर। ओके, यहाँ अमरावती में जो है ना वो फ्रेगमेंट मिलता है इसका, ना कि पूरा पिलर। जिस तरीके से हमने ये देखे ना, तो अंबाला में तो है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर नहीं है अमरावती में। ओके, सो हरियाणा PSC में पूछा गया। अमरावती कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश वाले इलाके में है। ओके, आंध्र प्रदेश में है ये। और अशोक का जो नेम है इन सारनाथ इंस्क्रिप्शन, वो कौन सा दिया हुआ है? वो दिया हुआ है धर्म शोक। ओके, धर्म अशोक किस में दिया हुआ है? सारनाथ में। अशोकन पिलर विद इंस्क्रिप्शन अगर देखें तो कौन से हैं? दिल्ली है, इलाहाबाद का है, रिमिंडई का है और सांची और सारनाथ। ये ऐसे पिलर्स हैं जिनमें इंस्क्रिप्शंस भी एनग्रेव्ड है। ओके, तो इस तरीके से सेपरेट रॉक एडिक्ट्स का लिंक के भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वन इज अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान से मिला हुआ है। वो कौन सी स्क्रिप्ट में है? देखिए, स्क्रिप्ट भी पूछ रहे हैं, तो ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट में ये मिला हुआ है। कौन सा? अफगानिस्तान वाले इलाके से। ये CAPF UPSC का प्रश्न है। ओके, CAPF का एग्जाम UPSC कंडक्ट कराती है उसका। अशोक गॉट इंस्पायरेशन फ्रॉम पर्शियंस एंड ग्रीक। CAPF में इसको ना स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनाया गया था कि अफगानिस्तान में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो ग्रीक एरामिक स्क्रिप्ट का है, और दूसरा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि इन्होंने पर्शियन और ग्रीक से इंस्पिरेशन ली थी या नहीं। तो बोथ वर करेक्ट, ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन था। सारनाथ पिलर में जो सर्कल है ना, वो क्या डिपिक्ट करता है? प्रोग्रेस को डिपिक्ट करता है। ओके, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, या तो SSC में पूछा गया होगा। यहाँ पर जो ये प्रश्न मैंने लिखे हैं ना, वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो पॉसिबिलिटीज ऐसी बन सकती है। एनिमल्स इन अशोक सारनाथ पिलर, वो कौन कौन से मेंशन है ये भी पूछा गया है पहले, PYQ है ये। लॉयन है यहाँ पर, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, राइनो और टाइगर नहीं है। ओके, ये RO 2021 का प्रश्न है कि राइनो और टाइगर इसमें मेंशनड है या नहीं है, तो नहीं है। बाकी ये है, एलिमिनेशन से ही जाना है आपको, अगर इतना याद नहीं रहता है तो। कुछ टाइगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ऐसे ध्यान में आनी चाहिए कि टाइगर तो मेंशन नहीं है, बाकी उससे एलिमिनेट कर सकते थे। और ये ज़्यादातर जो है, जैसे लॉयन है वो स्टोन का बना हुआ है, इसमें अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा वो दिखाता है इस लॉयन वाले सिंबल से। एंड सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोक, अगर हम देखें तो वहाँ से हमने क्या लिया हुआ है? स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया लिया हुआ है। ये कर्नाटक SP सिविल SI की परीक्षा में पूछा गया। ओके, और यहाँ पर 4 जो लॉयन है, नॉर्थ में आपका लॉयन है, एलिफेंट साउथ में, और बुल ईस्ट और हॉर्स वेस्ट, ये ऐसे डिपिक्शन में दिए हुए। जो कंगनहल्ली है, ये प्रश्न पूछा गया था इस पर UPSC 2019 में कि कंगनहल्ली ऐसी जगह है जहाँ पर अशोक का नाम लिखा हुआ है, एक तो रनिया अशोका करके लिखा हुआ है, और रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इसको बताया गया है। स्टोन पोर्ट्री ऑफ अशोका इसमें दिया गया है। अगर देखें तो कंगनहल्ली कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है, सन्नति कर्नाटक। अब अगली बार से ऐसे एडवांस वर्जन में जाएंगे तो
इस तरीके की भी पूछ सकते हैं कि अशोक से रिलेटेड जगह है या नहीं। फर्स्ट एवर स्कल्पचर जो है वो अशोक का ओरिजिनल नेम इसमें दिया हुआ है, ऐसा न्यूज़ आई थी, तो इसलिए ये प्रश्न शायद उन्होंने पूछ लिया था। नेक्स्ट वन इज शाहबाज गढ़ी। तो अशोक का रॉक अडिक्ट यहाँ से मिला हुआ है, कहाँ पर, पाकिस्तान में पेशावर वैली का ये अडिक्ट है, यानी नॉर्थ वेस्ट में भी काफ़ी दूर तक अशोक ने अपने अडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस जो थे वो छोड़े थे। अशोक का जो धम्म है, अभी हमने एक प्रश्न पूछा था आई थिंक, तो ये वे ऑफ लाइफ है, सोशल ऑर्डर के बारे में बताता है, ना कि ये कोई रिलीजियस बिलीफ। ऐसा अशोक खुद कहते थे कि ये कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, बट इनकी एक पीसफुल लाइफ को जीने का तरीका है जो मेरा धम्म है। नो गॉड वर्शिप एंड सेक्रीफाइस, इसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस नहीं होगी और किसी भी गॉड को इसमें वर्शिप नहीं किया जाएगा, और ये सेक्टेरियन फेथ नहीं था। और यही आपका प्रश्न पूछा गया था बिहार पीएससी में कि ये सेक्टेरियन फेथ था या नहीं था, तो फेथ नहीं था ये। नेक्स्ट वन इज 12 मेजर रॉक एडिक्ट्स। तो 12 मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में अगर देखें तो हमने ऊपर अभी देख ही लिया था, लेकिन जो अभी एग्जाम में प्रश्न आए हैं उनके बेस पर भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट में, जो कि राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था 2013 में, कि यहाँ पर कोई भी एनिमल स्लॉटर नहीं करेंगे, ये फर्स्ट रॉक एडिक्ट में दिया हुआ है। और फोर्थ में कौन सा मेंशन है, धम्म साउंड मेंशन है, यानी कि धम्म के बारे में बताया गया है फोर्थ रॉक एडिक्ट में। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, ये प्रश्न जो है आपके आने के काफ़ी चांसेस हैं। 11th में धम्म को इलेबोरेट करके बताया गया है, और 8th में बोध गया की जो फर्स्ट विजिट हुई थी ना, फर्स्ट धम्म यात्रा, उसके बारे में बताया गया है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। फिर यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया था दैट 13th रॉक एडिक्ट में कलिंग वॉर के बारे में बताया गया है कि अशोका ने वहाँ पर विजय प्राप्त की थी। 9th में इन्होंने कंडेम किया था पॉपुलर सेरेमनीज को। 5th में स्लेव राइट्स के बारे में बात की है। 7th में रिलीजियस सिंथेसिस यानी टॉलरेंस की बात की है। तो देखिए ये वाला जो रिलीजियस सिंथेसिस और टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजियस बिलीव्स, ये आपका यूपीपीएससी 2022 का प्रश्न है, ओके। तो देखना है कि किस में दिया है, 7th में दिया है। सेकेंड में इन्होंने साउथ इंडिया डायनेस्टी मेंशन की थी, जैसे पांड्यास के बारे में, ओके। नेक्स्ट बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया था दैट सनकिसा पिलर जो है ऑफ अशोका, वो ऑन द टॉप ऑफ स्टैच्यू ऑफ द एलिमेंट आपका है, और नाउ ये कहाँ पर है, फरुखाबाद यूपी में। अगर आप बिहार या यूपी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब इतना बेसिक या जो डीप है आपको तब पढ़ना है, अदरवाइज नहीं, इसको तभी याद करना है। फिर है धामेक स्तूपा एट सारनाथ। तो ये इम्पॉर्टेंट है, धामेक जगह जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऐसे स्तूपास के बारे में प्रश्न बनते हैं। तो अशोक का ये स्तूपा है जो इन्होंने सारनाथ में ही बनाया हुआ है। यहाँ पर बुद्ध ने फर्स्ट समन दिया था, और ये एसएससी सीजीएल 2019 का प्रश्न है। सो सारनाथ तो हमें याद रहता है, लेकिन अगली बार याद रखना है धामेक स्तूपा की बात कर रहे हैं जहाँ पर ये हुआ था पर्टिकुलरली। पिलर एडिक्ट फोर्थ, तो कौन सा है, जो पिलर एडिक्ट फोर्थ है ना, उसमें कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश नहीं किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। ये उड़ीसा पीएससी का प्रश्न है कि किया गया था या नहीं किया गया था, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बना था। तो वहाँ पर याद रखना है कि ऐसा कुछ वहाँ पर अबॉलिशन नहीं हुआ था कैपिटल पनिशमेंट का, वो अभी भी चल रही थी, ठीक है। और राजूकास को भी मेंशन किया गया था, जो कि हमने देखा। देखिए ओपीएससी 2019 का है, और इस बार 2025 में ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था। तो अगर आप सिर्फ स्टेट पीएससी के प्रश्न भी कर लेंगे ना 4-5 सालों के पिछले, तो तब भी आपका यूपीएससी या फिर जो भी आप एग्जाम कर रहे हैं वो सब क्लियर हो सकता है। पर्टिकुलरली जीएस के सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। अभी करंट अफेयर्स और जो ट्रिविया टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे होंगे जो ज़रूर आपको नहीं आते होंगे, सो उन पर फोकस ना करके जो जीएस के आपके आ सकते हैं, जिनको आप इजीली प्रिपेयर करके जा सकते हैं, उन पर फोकस करना ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्टिव मेथड होगा। फिर है आपका मस्की रॉक एडिक्ट। मस्की रॉक एडिक्ट जो है वो कहाँ पर, रायचूर कर्नाटक में है। देवन प्रिय अशोक, अशोक तो नहीं लिखा हुआ है वहाँ पर क्या नाम लिखा हुआ है, देवन प्रिय, देवनम प्रिय, या फिर कई कई बार देवनम प्रिय दशिका भी लिखा गया है। तो यहाँ पर किस नाम से लिखा गया है, ये देवन प्रिय, मस्की वाले रॉक एडिक्ट में। तो ये आपका हरियाणा पीसीएस 2019 का प्रश्न है। फिर गुर्जर रॉक एडिक्ट जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में जो है,
उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सभी नाम दे रखे हैं। कौन से? देवनम, प्रियदर्शिका, अशोक राजा। और मोस्टली इन्होंने ज़्यादातर नाम कौन सा रखा है? प्रियदर्शी अपने आप को कहा है अपने एडिक्स में। अमरावती स्तूप जो है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न बन सकता है। एक तो आर्यक पिलर्स है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, और ये यूपीपीएससी 2022 का प्रश्न है आर्ट एंड कल्चर का। और यहाँ पर इमेजेस नहीं है बुद्धा की, अर्लियर इमेजेस इसमें नहीं है, ठीक है, और लेटर उसमें बनाई गई फिर बाद में। ओके, नागार्जुन कोंडा जो है वो कैपिटल ऑफ इक्ष्वाकु है, और घंटाशाल जो है वो बुद्धिस्ट सेंटर है। कहाँ पर? मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। सो देखिए, ये जो इस तरीके के पूछे गए ना, तो ये बुद्धिस्ट सेंटर्स या बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टाउन्स थे वो उनके नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। आई थिंक 2024 में ही ऐसा एक प्रश्न आया हुआ था, तो कि आप बताइए कि बुद्धिस्ट सेंटर कौन सा है। तो अगली बार हो सकता है कि घंटाशाल के बारे में पूछे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे बोध गया का अगर देखें तो लीलाजन रिवर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिवर है। फर्स्ट टेम्पल यहाँ पर अशोक ने बनवाया था। महाबोधि टेम्पल है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ज्वाइन हो गई थी कब? 2002 में। ओके, और हरियाणा पब्लिक सर्विसेज का एग्जाम्पल, ये जो एग्ज़ाम है 2022 का, उसमें पूछा गया था किंग और इंस्क्रिप्शंस को मिलाने को। सो चंद्रगुप्त सेकंड का जो था वो सांची कॉपर प्लेट इनकी रही हुई है इनसे रिलेटेड। और पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड कौन सा इंस्क्रिप्शन है? ए होल इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शंस आर इम्पॉर्टेंट। मिहिर भोज का कौन सा है? 12 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। और भोज कैपिटल जो है वो कौन सी है? कन्नौज, यानी महोदया जिसको हम कहते हैं। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक रिलेटेड थे इसके। अभी और भी हैं जो पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी 2022 में पूछा गया है अशोक का जो मेजर रॉक एडिक्ट है और उसकी साइट्स, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी ना ऊपर, वो इसमें ऑलरेडी मैंने दे दिया है। जैसे धौली है, वो कहाँ पर है? साइट उड़ीसा में पड़ती है। और ये रिवर दया यहाँ से आसपास से बहती है। ट्रिब्यूटरी किसकी है? रिवर दया महानदी की है। ये एक्स्ट्रा आपका डिटेल है। पूछा कितना गया था? धौली कहाँ पर है साइट, ठीक है। क्यों पूछा गया था? ताकि आपको ईस्टर्न, वेस्टर्न या सबसे नॉर्दर्न साइट्स और सदर्न साइट्स पता है या नहीं। तो धौली जो है वो उड़ीसा की है। ये कलिंग वॉर साइट यहाँ पर मानी जाती है। फिर है जौगड़ा, ठीक है। जौगड़ा जो है वो भी उड़ीसा की ही साइट है, रॉक एडिक्ट जहाँ पर मिला हुआ है मेजर वाला। और यहाँ पर क्या है? रूइंड फोर्ट्रेस मिल जाएंगे आपको गंजाम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ भुवनेश्वर का इलाका है, ठीक है। तो धौली और जौगड़ा जो है वो दोनों उड़ीसा की साइट्स हैं। और इरागोड़ी जो है, इरागोड़ी आपकी आंध्र प्रदेश की साइट है, जो कि कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपको मिलेगी। एंड जो यहाँ पर जो साइट है ना, वहाँ पर टाउन के रिमेन्स मिले नहीं हैं, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए होंगे या फिर जो भी है। अभी मॉडर्न टाउन्स तो होंगे लेकिन उतने एंशंट नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर साइट, यहाँ पर रॉक एडिक्ट मिल जाएगा आपको। कालसी जो है वो उत्तराखंड का है। कालसी रॉक एडिक्ट उत्तराखंड में है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? बिटवीन चक्राता और देहरादून, ठीक है। नियर डाक पत्थर आपको ये मिल जाएगा, यमुना रिवर बैंक के किनारे। ये मतलब सबसे नियरेस्ट जो रिवर है वो यमुना रिवर है, कालसी के नियरेस्ट। ओनली एडिक्ट है जो कि नॉर्थ इंडिया में मिला हुआ है, ओके। और आप देखें तो इसकी लैंग्वेज कौन सी है कालसी एडिक्ट की? वो है पाली। पाली जो है वो बुद्धिज़्म की काफ़ी फेमस लैंग्वेज उस टाइम पर बन गई थी, ओके। पाली और प्राकृत अगर आप देखें तो जैनिज़्म की काफ़ी बन गई थी। तो ऐसे स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस इनसे रिलेटेड आते हैं। बाकी यूपीपीएससी 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था इंस्क्रिप्शंस और किंग को लेकर। तो इंस्क्रिप्शंस और साइट को लेकर हमने देखा कि पूछा जा रहा है, अब किंग्स को लेकर भी पूछा जा रहा है। सो गया कॉपर प्लेट हमने देखा, समुद्रगुप्त रेन की ये है। यहाँ पर दिया हुआ है ग्रांट ऑफ लैंड टू ब्राह्मण्स, उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर है देव बरनाक इंस्क्रिप्शन, ये जीवी गुप्ता सेकंड का है जो कि गुप्ता पीरियड के ही थे। और यहाँ पर एक एंशंट सन टेम्पल का भी इसमें मेंशन है। और हर्ष स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो किसने एनग्रेव किया था? ये ईशान वर्मन ने किया था, जो कि मौखरी डायनेस्टी के हैं, ओके। सो ज़्यादातर अगर आप यूपीपीएससी का दे रहे हैं तो यहाँ से आपका बनेगा। लेकिन जैसे समुद्रगुप्त हैं वो फेमस हैं तो उनके आपको याद रख लेने चाहिए।
फिर अर्लीस्ट कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो कौन सी मानी जाती है, वन ऑफ द अर्लीस्ट सोहगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, इसका आया था यूपीएससी में भी कि ये क्या है। ओके, कोई जगह है, कोई प्लेट इंस्क्रिप्शन है, या फिर यहाँ पर अडेक्स मिले हुए हैं या नहीं। और ये सोहगोड़ा जो है गोरखपुर यूपी के आसपास है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर। द फेमस फीमेल फिगरिन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो इज मेड ऑफ, वो किसकी बनी हुई है डांसिंग गर्ल, वो आपकी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ओके, सो मोहनजोदारो में यहाँ से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ से बनी हुई है, तो ये किसकी बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई है। ओके, यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, अगली बार ये पूछेंगे कि मोहनजोदारो से मिली हुई है डांसिंग गर्ल, मैच टाइप में दे देंगे कहाँ से मिली हुई है, हड़प्पा से तो नहीं मिली हुई है, इस तरीके से। तो हड़प्पा जो है जिसको मेलुहा भी कहते थे, ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इस सिटी को कब किया गया था, 1921 में किया गया था। और पंजाब में भी इसकी कुछ साइट्स हैं, और रावी रिवर इसके किनारे है, रावी रिवर के किनारे ये टाउन है। ठीक है, एंशंट मतलब जैसे आईवीसी जो है एंशंट टाइम से भी पहले का आपका ये सिविलाइजेशन रहा हुआ है। अभी स्टोन वेट यहाँ पर यूज़ किए जाते थे, बीड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते थे, और पॉट्स विद ब्लैक डिज़ाइंस आपको हड़प्पा में मिलेंगे। उनके एग्जाम्पल्स जो है अभी भी आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में है। और मेल टॉर्सो यहाँ से मिला हुआ है, यूनिकॉर्न, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना हड़प्पा से, ये दो चीज़ें आप याद रखिए, मेल टॉर्सो और यूनिकॉर्न कहाँ से मिला हुआ है, हड़प्पा टाउन से मिला हुआ है, आईवीसी की साइट हड़प्पा से। सो मोहनजोदारो जो है लार्जेस्ट सिटी माना जाता है, ये कहाँ है, सिंध में है। और ग्रेट बाथ यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है, ये कीवर्ड है। और इस ग्रेट बाथ में आपको नेचुरल टार जो होता है ना उसकी लेयर्स मिलेंगी, ठीक है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब उस टाइम की यहाँ पर रही हुई होगी। और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली हुई है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। पशुपति सील यहाँ से मिली हुई है, प्रीस्ट यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है, प्रीस्ट का एक क्या है, एक तरीके से वहाँ पर रिलीजन का तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो माना जा सकता है या फिर जो मेंशन मतलब अभी मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस करते हैं तो वो प्रीस्ट हो सकता है, ऐसा कहते हैं। ओके, सो हमने इसको नाम दिया है प्रीस्ट, वहाँ पर क्या था नहीं पता हमें, ठीक है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट अभी याद रखना है आपको वो यही है कि एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथड मैन यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेट बाथ, नाउ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये और एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ मैन और ग्रेनरी, जो कि ये मोहनजोदारो की क्या है लार्जेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है। ग्रेनरी जहाँ पर अनाज को यानी कि फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था, ठीक है। ड्रेनेज यहाँ का काफ़ी अच्छा था, और बुल सील यहाँ से मिली हुई है। सो ये इंपॉर्टेंट ही लिखे हुए हैं जो जो चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। अभी हम इनके PYQs भी कर लेंगे, इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म कर देंगे ताकि आपको कहीं और से रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए 2023 यूपीएससी में पूछा गया था कि धौलावीरा साइट कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और धौलावीरा के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। एक तो यूपीएससी में जो प्रश्न आया हुआ था वो इसको लेकर है, 2002 का प्रश्न है कि यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है जिसमें से 10 साइंस मिले हुए हैं, किसके, हड़प्पन स्क्रिप्ट के। वहाँ हड़प्पन जो स्क्रिप्ट थी उसको अभी तक मतलब डेसिफर नहीं किया जा सका है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस भी नहीं मिला हुआ है हमें। लेकिन यहाँ पर साइन लैंग्वेज वो होती थी, और उसकी कुछ स्क्रिप्ट की कुछ जो देखने को मिली है जो इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ धौलावीरा इंस्क्रिप्शन से मिली हुई है। और जो जाइंट वाटर रिजर्वॉयर है वो भी यहाँ से मिला हुआ है, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग के काफ़ी क्लोज यहाँ पर टेक्नोलॉजी थी धौलावीरा में, ठीक है। ये दो प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, एक तो 2002 में और एक ये 2021 का प्रश्न है। ओके, ये वाटर रिजर्वॉयर को लेकर कि ये कहाँ पर मिला हुआ है, हड़प्पन साइड में, तो कौन सी है, धौलावीरा। खादेर बेट या बेट जो रन ऑफ कच्छ है ना, वो वाला इलाका यहाँ पर पड़ता है। और ये फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल का अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। धौलावीरा एक ऐसी सिटी है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टोन वॉल्स यहाँ पे मिल जाएगी, गेटवेज भी मिलेंगे। लोथल को लेकर प्रश्न आया था 2023 में। देखिए 2023 जो लिखे हैं ना, वहाँ पर ऑप्शंस एलिमिनेशन में जो हैं वो मेंशन्ड होंगे, लेकिन जो एक्चुअल प्रश्न है लोथल को लेकर वो आपका 1998 में पूछा गया था।
तो एंशियंट डॉकयार्ड यहाँ पर मिला हुआ है, कहाँ पे, लोथल में। यही मैच टाइप में आते हैं, जैसे आएगा धौलावीरा को मैच करना होगा आपको वाटर रिजर्वोयर से, लोथल को एंशियंट डॉकयार्ड से, इस तरीके का मैच टाइप में आता है आजकल। सेमी प्रेशियस स्टोन यहाँ से मिली हुई है, इसकी इंडस्ट्री, ठीक है, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था। लोथल के बारे में पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी के आसपास है, तो लोथल जो है साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके आसपास ही पड़ती है। तो साबरमती कहाँ पर है, वैसे गुजरात में है। और सील्स और सीलिंग्स अगर हम देखें तो स्टोर हाउस, बीड वर्कशॉप, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो बीड वर्कशॉप जो है वो लोथल वाले इलाके में होता था। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर ब्रिक वॉल बनाए गए थे, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। एलिफेंट्स, राइनो, इसमें इनका मेंशन्ड है, ओके। तो ये ट्रेड करते थे किसके साथ में, हरप्पन्स। हरप्पन्स मतलब लोथल से भी ट्रेड होता था। हरप्पन्स अगर मैं कहूँगी तो कॉमनली मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीपल के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर है सूरकोताड़ा, जो कि गुजरात में ही है। सूरकोताड़ा से एक प्रश्न बनता है कि यहाँ पर हॉर्स रिमेन्स और बोन्स मिली हुई है, ठीक है। तो ये 2013 का भी प्रश्न है, 2017 में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान में क्या चीज़ रखनी है आपको कि हॉर्स रिमेन्स और बोन्स तो मिली हुई है, लेकिन कोई भी प्रॉपर एविडेंस हमारे पास ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोगों को पता होगा कि हॉर्स है या नहीं है, हॉर्स होता है या नहीं, ठीक है। ये हो सकता है ये जो रिमेन्स मिले हुए हैं वो आपके कहाँ से मिले हो, वो कोई ट्रैवलर अपने एक आध हॉर्स को लेकर आया हो, फिर उसको वहाँ पर दफना दिया गया हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है ऐसा प्रॉपर जो हॉर्स वहाँ पर चलता था एक कॉमन एनिमल के रूप में, तो वो एविडेंसेस अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। और बनावली जो हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा HR वैसे मैंने अभी हरियाणा के लिए यूज़ किया है। तो टेराकोटा रेप्लिका प्लाव यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है, हल मिला हुआ है, 2002 का प्रश्न है। और रेडिकल स्ट्रीट एंड ड्रेन्स वाली ऐसी सिटी है बनावली, ठीक है। और बारले ऑफ गुड क्वालिटी यहाँ से मिला हुआ है। ऐसे एग्रीकल्चरल अब हो सकता है कि ऐसे ट्रिविया टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान की साइट है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि ये साइट कहाँ कहाँ की है, फिर उसके बाद इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इसका फेमस प्रश्न है कि यहाँ से एक प्लाउड फील्ड मिला हुआ है। बनावली से आपका क्या मिला था, प्लाव मिला हुआ था, हल। लेकिन यहाँ से खेत मिला हुआ है जो कि जोता हुआ खेत है, हल, ठीक है, हल का इस्तेमाल जिसमें किया है, 2002 का प्रश्न है। और राखी गढ़ी फिर है, यहाँ पे से कुछ बरियल्स मिले हुए हैं, यानी कि रिचुअल प्रैक्टिस होते थे वहाँ पर, और आफ्टर लाइफ के बारे में भी वहाँ पर माना जाता था। और चानूदारो जो है 2019 में पूछा गया था UPSC में, ये ऑप्शंस में था बस, ठीक है। और देसलपुर, ये दोनों ऑप्शंस में थे, आंसर उनके ये हो सकते हैं, ओके। ओनली सिटी जहाँ पर सिटाडेल नहीं है। सिटाडेल क्या है, सिटाडेल एक अपर टाउन होता था, अपर, ठीक है। और फिर इधर लोअर टाउन होता था जहाँ पर कॉमनर्स रहते थे। अपर टाउन को माना जाता है कि वहाँ पर जो अथॉरिटी रहती होगी या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले इंपॉर्टेंट लोग रहते होंगे, वो सिटाडेल वाले इलाके में रहते। तो ओनली सिटी है जहाँ पर सिटाडेल नहीं था, ठीक है। और बेंगल फैक्ट्री यहाँ से मिली हुई है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हरप्पन्स अगर चेक करें तो एग्रीकल्चर में वहाँ पे सरप्लस फूड ग्रेन होता था। वो हमें कैसे भी पता चलता है, क्योंकि ग्रेनरी थी हरप्पन्स के पास। मोहनजोदारो में हमने देखा था ग्रेनरी थी, जो कि जिसमें सरप्लस फूड को ही स्टोर किया जाता होगा। वीट बार्ले यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन थी इन्हें, तो ये उगाते थे ज़्यादातर चीज़ें। और सीरियल्स को जो है वो टैक्सेस के रूप में दिया जाता था अथॉरिटी को। ऐसे इसके कुछ एविडेंसेस मिले होंगे। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर वैसे कहाँ हुआ था, मेहरगढ़ में हुआ था। कॉटन का वहाँ पर से हमें एविडेंस मिलता है कि कॉटन उगाया जाता था। सो अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल साइट याद रखनी है मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में है। राइस इलाहाबाद से मिला हुआ है अर्लीस्ट साइट, ठीक है, हमारे इंडिया की। और यही वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर डैम्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें थी। फिर स्पेशलिस्ट यहाँ के कुछ माने जाते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ्स होते थे यहाँ स्पेशलिस्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ ब्रॉन्ज और इससे रिलेटेड डांसिंग गर्ल वगैरह इन्होंने बनाई हुई थी। सिल्वर और रेड और ब्लैक पेंटेड पॉटरी यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये पॉटरीज आती हैं क्रोनोलॉजी वाइज पूछा जाएगा, रेड ब्लैक वेयर और फिर मॉडर्न पॉलिस्ड वेयर कब कब कौन कौन से टाइम में ये आई थी। ये हरप्पन वाली कौन सी है, रेड एंड ब्लैक। फिर फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करें तो बार्टर टाइप यहाँ पर चलता था, क्योंकि कोई भी मनी नहीं इन्वॉल्व था। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, इनके बारे में
2017 में पीवाईक्यू आया था कि क्या फॉरेन ट्रेड में इन सब का भी ट्रेड होता था, तो ऑफ कोर्स होता था। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कॉपर जो है वो ज़्यादातर आपको राजस्थान और ओमान का ट्रेड मिल जाएगा आपस में, ठीक है। गोल्ड कर्नाटक से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था हमारा, और टिन का जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान का। ऐसे ही आपको ना ये साइट्स कहाँ पर जियोग्राफी में मिल जाएगी कि कौन कौन सी साइट पर ये जो होते थे मेटल्स आपके बनाए जाते थे या जहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। फिर प्रीशियस स्टोन्स जो है वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान में इनका ट्रेड होता था। फिर एक्सपोर्ट्स में अगर देखें तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में कॉटन गुड्स और टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता था। 2011 यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बीड्स, आइवरी एंड टेराकोटा ये सब कुछ यहाँ पे से एक्सपोर्ट होते थे। ट्रेड लिंक्स अगर देखें तो इंडस एंड सुमेरियन पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, इनके आपस में ट्रेड लिंक थे। सुमेरियन मतलब कि जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ना, वहाँ के लोगों को कहा जाता था। दिलमूम जो है बहरेन वाला इलाका है जो आजकल मिडिल ईस्ट में है। मकान ओमान को कहते थे। तो इनके ये मकान, दिलमूम, इस तरीके के नामों को इन ट्रेड लिंक्स में मेंशन किया गया है। और अदर फीचर्स अगर देखें तो यही हमारे पास थे, यानी काफ़ी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पता थी लोगों को। जैसे व्हील के बारे में पता था, बुलॉक कार्ट्स उन्होंने बनाए हुए थे क्योंकि इसका रेप्लिका वगैरह मिला हुआ है, ठीक है। कॉमर्स विद राजस्थान, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के साथ में होता था क्योंकि इन्होंने मेंशन किया है कि टिग्रिस और यूफ्रेट की लैंड्स जो होती थी वहाँ तक हम जो है ट्रेड करते थे। ये टिग्रिस और यूफ्रेट क्या है, रिवर्स हैं इन रीजन्स की, ओके। सोशल लाइफ की अगर बात करें तो आइवरी, मेटल, नाइव्स ऑफ कॉपर, नीडल, मार्बल बॉल्स, इन सब की बारे में इनको जानकारी थी। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, जैसे सोशल लाइफ है ना, इसमें ये कीवर्ड से लिख दिए गए हैं, लेकिन सोशल लाइफ में ज़्यादातर ये चीज़ें आएंगी आपकी कि सोसाइटी कैसे रहती थी। कोई अनटचेबिलिटी तो वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं की जाती थी। रिलीजियस क्या क्या बिलीव्स थे लोगों के, या फिर वहाँ पर कोई रिलीजियस बिलीफ ही नहीं थे, ओके। इस तरीके की सोशल लाइफ के बारे में, वुमेन की कंडीशन कैसी थी वो देखा जाएगा इसमें। ये कीवर्ड्स अलग हो गए थोड़ा सा, ये इकोनॉमिक कीवर्ड्स हो गए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो कोई भी क्लैरिटी नहीं थी यहाँ पर। क्या होगा ये, इसके बारे में क्या थी, क्लैरिटी नहीं थी। और अगर देखें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्रेट पैलेसेस नहीं मिले हुए थे कि जिससे पता चले कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी वहाँ पर थी। और कोई भी टेम्पल नहीं मिले हुए थे जिसकी वजह से रिलीजियस बिलीव्स का लोगों का पता नहीं चल पा रहा था कि यहाँ पर कौन सा हो सकता है। अगर टेम्पल मिले होते तो अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदुज़म हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मिले नहीं है। 2013 में ये प्रश्न पूछे गए थे कि वहाँ की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ बताइए कैसी थी, रिलीजियस लाइफ। पॉसिबल रूलर्स हो सकते हैं कौन से, मर्चेंट्स, ऐसा हिसाब लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2013 में ही ये भी पूछा गया था कि यहाँ पर वॉर्स हुए थे या नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई वॉर्स का ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिलता है कि एक लार्ज स्केल वॉर हुआ हो। और यहाँ पे क्योंकि नो हॉर्स ड्रॉन चैरियट यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। हॉर्स के बारे में इतना जानकारी भी नहीं थी, और दूसरा वॉर के बारे में भी मेंशन नहीं था, या फिर कुछ ऐसे मास किलिंग के बारे में ऐसे नहीं पता चला था, ठीक है। ये एक अनदर स्टोरी है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वैनिश्ड कैसे हो गया, उसके बारे में काफ़ी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि जो है इन्वेजन्स की वजह से हुए थे, आउटसाइड इन्वेजन्स की वजह से, और कुछ होते थे कि वॉर्स हुई थी आपस में। तो वो अलग है, वो आपको इतना ज़्यादा जब आप ऑप्शनल हिस्ट्री करेंगे तब उसमें करना है। बस अभी के लिए थोड़ा बहुत ये क्लैरिटी जो है वो रखनी है कि कुछ कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें आइडिया था और कुछ के बारे में नहीं। लेकिन वॉर का एविडेंस तो डेफिनेटली नहीं मिला था कि मास किलिंग वगैरह नहीं मिली थी वहाँ पर, ओके। रिलीजियस प्रैक्टिसेस अगर हम देखें तो टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन यहाँ से मिले हुए हैं। और यही फर्टिलिटी गॉडेस वगैरह की जो आप कह सकते हैं अर्ली फॉर्म ऑफ मूर्ति टाइप इन्होंने रखे हैं। लेकिन इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई टेम्पल में रखे हुए थे, क्योंकि टेम्पल का कोई वो नहीं मिला हुआ था। लेकिन हाँ, इससे ये पता चलता है कि कुछ बिलीफ उनके थे, ठीक है। और मेल डीटी भी मिला हुआ है, जो मेल डीटी हम मानते हैं, जो हमने डिडक्ट किया है इन्फॉर्मेशन से कि ये पशुपति महादेव हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ऐसा, ये सब क्या है, अजम्पशंस हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि ये यही हूँ। क्या पता उनके क्या बिलीव थे और क्या सोचकर उन्होंने इन्हें बनाया होगा, ओके। सो फेलस वर्शिप करते थे, तो ऐसा मतलब अनुमान लगाया जाता है कि अर्लीस्ट जो है वर्शिप, जैसे नेचर वर्शिप चलती है हिंदूज़ में, वैसे हो सकता था। लेकिन फिर भी आप इसको इस तरीके से नहीं मानेंगे क्योंकि इसके कुछ
पुख्ता सबूत नहीं है। टेम्पल्स नहीं थे, प्रीडोमिनेंटली वहाँ पर हो सकता था सेक्युलर सिविलाइजेशन हो। देखिए ये ध्यान रखना है, ये 2011 का प्रश्न है कि वहाँ पर जो है सेक्युलर सिविलाइजेशन प्रीडोमिनेंटली था, यानी हर रिलीजियस फेथ के वहाँ पर लोग थे जो कि एक दूसरे के प्रति टॉलरेंट भी थे, या फिर बट रिलीजियस एलिमेंट वाज प्रेजेंट। ठीक है, ये एज इट इज़ स्टेटमेंट है जो आपके प्रश्न में पूछा गया था, बट डोमिनेट नहीं करता था वहाँ पे रिलीजन। ठीक है, कि रिलीजन के हिसाब से सब कुछ होता था, ये नहीं चल रहा था। जैसे आपने एक टाइम पर देखा होगा कि यूरोप में चर्च जो कह देता था वही करना पड़ता था, तो वैसा कुछ नहीं था, ये सेक्युलर टाइप ऑफ सिविलाइजेशन आपका था। वैसे ही ट्री एंड एनिमल वर्शिप देखे तो पीपल को ये वर्शिप करते थे, यानी नेचर वर्शिप इन्होंने फॉलो की थी, और घोस्ट और एविल को भी मानते थे, क्योंकि जब आप बरियल प्रैक्टिसेस देखेंगे तो वहाँ पर कुछ एमुलेट्स वगैरह भी उनके साथ में रखे जाते थे। जब भी कोई लोग किसी आफ्टर लाइफ या रिलीजियस बिलीफ में विश्वास करते होंगे ना, तो वो आपके सब कहाँ दिखता है हमें, बरियल प्रैक्टिसेस में नज़र आ जाता है, जिस हिसाब से आपका बरियल प्रैक्टिसेस या जो दाह संस्कार है वो होता है। ठीक है, तो रिलीजियस पर्सन का उस टाइम पर उस मोमेंट पे पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए कोई अगर हिंदू है, अगर चाहे वो कहे कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, तब भी उसके आसपास के लोग जब उसका अंतिम संस्कार करेंगे तब पता लग जाएगा कि वो किस फेथ से वैसे ओरिजिनली बिलोंग करता था। अभी हम क्या है, बिल्कुल सेक्युलर हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो हमें बिलीव करना है वो कर सकते हैं। वैसे अगर हम मुस्लिम हैं तो क्या होगा, दफनाया जाएगा जैसे करते हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस का पता लग जाता है इनसे। जो है अब जो मैं ये मामले बोल रही हूँ ना, काफ़ी सेंसिटिव मुद्दे हैं, इनमें आपको बिल्कुल इन्हें किस तरीके से पढ़ना है, तटस्थ होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने मेरे रिलीजन को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, इन चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर ऐसे ऑफेंड होकर इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेक्युलर और तटस्थ भाव से आपको ये चीज़ें पढ़नी है जब भी आप बुक में पढ़ेंगे। ये नहीं कि ये तो गलत लिखा हुआ है, ऐसा गलत है, ऐसा कैसे बोल दिया। ओके, सो खुले माइंड से थोड़ा बहुत आपको स्टडी करनी है। बोथ मेल एंड फीमेल डीटी जो है वो यहाँ पे 2013 का प्रश्न है, वो मिली हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज़ स्टेटमेंट है कि दोनों डीटीज मिले हुए हैं, मतलब मूर्तियाँ मिली हुई हैं इनके, और वेट और मेजर्स आपको मोस्टली 16 और उसके मल्टीपल्स में मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे 16 हो गया, फिर 32 हो गया, ऐसे मल्टीपल्स में। सील की अगर बात करें तो 1 हॉर्न्ड बुल जो है वो यहाँ पर मिलेगा। इसमें क्या क्या मेंशन है ये तक पूछा था। देखिए 2001 का प्रश्न है कि सील्स में क्या क्या मेंशन है। एक तो 1 हॉर्न बुल मेंशन है, टाइगर मेंशन है, राइनोसेरोस एलिफेंट मेंशन है, लेकिन कहीं पर भी आपको काऊ का मेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, गाय जो है उसका मेंशन नहीं मिला हुआ है सील्स में। तो अगर आएगा कि वेल अवेयर ऑफ काऊ होंगे, क्या पता नहीं होंगे, लेकिन सील्स में प्रीडोमिनेंटली काऊ का मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रिविया भी पूछा गया है। अब बताइए, शेप जो है वो आपके इस तरीके के, जैसे आप स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल, इस तरीके के शेप्स में ये सील्स मिल जाएंगी। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।